अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो है हम क्लास 10 का चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे, जो कि है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, ये हमारा चैप्टर नंबर 4 है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, काफ़ी लॉन्ग चैप्टर है, इसमें से क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं। ठीक है, तो हम सारे बेसिक डिटेल्स को रिवाइज करेंगे फटाफट। जैसे इसमें सबसे पहले जो बात है वो है कोवेलेंट कंपाउंड क्या होता है। कोवेलेंट कंपाउंड्स क्या होता है, ठीक। लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा कि जब मेटल और नॉन मेटल मिलता है तो क्या बनता है, आयोनिक कंपाउंड बनता है। ओके, तो कोवेलेंट कंपाउंड जो है ये तब फॉर्म होता है जब नॉन मेटल से रिएक्शन करते हैं तो हमको क्या मिलता है, कोवेलेंट कंपाउंड मिलता है। ठीक है, कोवेलेंट कंपाउंड का फॉर्मेशन कैसे होता है, इसको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। कोवेलेंट कंपाउंड का फॉर्मेशन हमेशा शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से होता है। किससे होता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। क्यों शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से होता है, क्योंकि अगर बात की जाए इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की तो सारे नॉन मेटल्स की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी लगभग सेम होती है, जिसकी वजह से इनमें ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉसिबल नहीं होता। इसलिए एक ही मेथड बचता है शेयरिंग का। तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से ही हमारा कोवेलेंट कंपाउंड्स बनता है। जैसे हम कोवेलेंट कंपाउंड का एक एग्जांपल लें, हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन, इधर हम दूसरा ले लेते हैं, ये हमारा दूसरा इलेक्ट्रॉन। तो ये अपना डुप्लेट कुछ इस तरह से पूरा करके H और H बनाता है। ठीक है, इस केस में हम नोटिस करेंगे तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हाइड्रोजन की, भाई दोनों हाइड्रोजन है तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी दोनों की क्या होगी, सेम होगी। इसलिए यहाँ पे ट्रांसफ़र होने का कोई चांसेस ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, शेयरिंग होगा, और ये कैसा कंपाउंड बनेगा, कोवेलेंट कंपाउंड। ऐसी और एग्जांपल लें तो जैसे मान लीजिए हमारे पास क्लोरीन गैस। ठीक, क्लोरीन के आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, मान लीजिए हमने दूसरी क्लोरीन ले ली, इसके भी आउटर मोस्ट में कितने होंगे, 7 होंगे। ठीक है, तो ये अपना ऑक्टेट पूरा करेगा इसका एक इलेक्ट्रॉन लेके, और ये अपना एक करेगा। तो इस तरह से हमको क्लोरीन और क्लोरीन का एक मॉलिक्यूल बन जाएगा। ठीक, ये जो बॉन्ड बन रहा है इसको हम लोग बोलेंगे कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है ना, इसको हम लोग बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, क्योंकि ये दो नॉन मेटल्स के बीच का बॉन्ड है, इसलिए ये क्या होगा, कोवेलेंट बॉन्ड होगा। ऐसे ही करके हम बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे एनसीईआरटी में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी पूछता है, CO2 का लेविस डॉट स्ट्रक्चर बनाइए। ठीक है, तो ये जो हम देख रहे हैं ये सारे क्या हैं, लेविस डॉट स्ट्रक्चर ही हैं। तो अभी CO2 का बनाते हैं हम। तो कार्बन के आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो हमको लेविस डॉट स्ट्रक्चर में यही करना होता है कि सिर्फ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन यानी वैलेंस शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे उसको ड्रॉ करना होता है। ठीक है, और उनका ऑक्टेट पूरा करना होता है। तो इस ऑक्सीजन की बात की जाए तो ये अपना इससे 2 इलेक्ट्रॉन लेके ऑक्टेट पूरा करेगा। इस ऑक्सीजन की बात की जाए तो ये इससे अपना कार्बन से, और इस कार्बन की बात की जाए तो ये इनसे लेगा। तो इस तरह से हमको क्या मिलेगा, कुछ इस तरह से डबल बॉन्ड। ये हो गया हमारा CO2 का स्ट्रक्चर। तो ये भी क्या है, एक कोवेलेंट कंपाउंड है। ठीक है, अब कोवेलेंट कंपाउंड जो होते हैं ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ शो करते हैं, जो कि काफ़ी ज़रूरी होती है जानना, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते हैं। ठीक है, जैसे पहली इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, ये सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ठीक, सॉलिड फॉर्म की बात की जाए तो हम आयोडीन वगैरह कह सकते हैं, लिक्विड फॉर्म की जाए तो हम ब्रोमीन को कह सकते हैं, गैसियस फॉर्म की बात की जाए तो हाइड्रोजन, मीथेन, क्लोरीन एक्सेट्रा कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट बात, इनकी लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होती है। ठीक है, तीसरी जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि ये वाटर में इनसॉल्यूबल होते हैं। ये वाटर में क्या होते हैं, इनसॉल्यूबल, मतलब ये वाटर में डिज़ोल्व बिल्कुल भी नहीं होंगे। चौथी जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि ये पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। ठीक है, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। तो ये चारों इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है। इनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था कि आउट ऑफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझिएगा, आउट ऑफ CH3Cl एंड NaCl
विच हैज़ मोर बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट। ये क्वेश्चन पूछा था। तो आप जाहिर सी बात है इधर देखिए और इधर देखिए, यहाँ पे कार्बन नॉन मेटल, हाइड्रोजन नॉन मेटल, क्लोरीन नॉन मेटल, तो यहाँ जो कंपाउंड बनेगा ये कैसा होगा, कोवैलेंट हुआ। इसमें सोडियम मेटल है, ये नॉन मेटल है, तो ये कैसा हुआ, आयनिक हुआ। तो जाहिर सी बात है कि आयोनिक बॉन्ड जो होता है वो ज़्यादा स्ट्रांग होता है, इसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट किसकी ज़्यादा होगी, आयनिक कंपाउंड्स की होगी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये प्रीवियसली आस्क्ड क्वेश्चन है, इसलिए इसको हाईलाइट कर दिया ताकि आप इसके ऐसे समझ सकें कि किस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक, अच्छा, इसके बाद अब आते हैं हम कार्बन के ऊपर। कार्बन के बारे में सबको पता है कि इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, 6 होता है। ठीक है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन की जाए तो हमको मिलेगी 2,4, मतलब इसके आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक, अच्छा, अब कार्बन के आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो चांसेस क्या हैं कि कार्बन या तो चारों इलेक्ट्रॉन को निकाल दे, तब ये किस 2 कंप्लीट डुप्लेट में आ जाएगा। ठीक है, या फिर इसमें 4 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए जाएं, तब इस पे ये 2 8 हो जाएगा, तब इसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। शेल आउटर शेल कंप्लीट करने के लिए, इसको स्टेबलाइज करने के लिए या तो 4 इलेक्ट्रॉन्स लॉस करना पड़ेगा या 4 इलेक्ट्रॉन का गेन करना पड़ेगा। ठीक, तभी जाके स्टेबल होगा। लेकिन रियल लाइफ में ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये करने के लिए बहुत हाई एनर्जी चाहिए। ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है। ठीक है, तो कार्बन ट्रांसफ़र करने के बजाय, क्योंकि लॉस और गेन मतलब ट्रांसफ़र होता है, ठीक है, तो ट्रांसफ़र करने के बजाय कार्बन जो है क्या करता है, प्रीफर करता है शेयरिंग करना, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करना। तो कार्बन के जितने भी कंपाउंड्स होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, कोवैलेंट कंपाउंड्स होंगे, क्योंकि उनमें क्या होती है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। ओके, इनमें क्या होगा, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा। ठीक, अब जैसे कि एग्जांपल देखिए, जैसे CH4 या हमारे पास आ जाता है C2H6। CH4 का एग्जांपल देखते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग मीथेन गैस। तो कार्बन है, इसके आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, हाइड्रोजन है, उसके आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, तो हाइड्रोजन अपना डुप्लेट पूरा करता है, हाइड्रोजन अपना डुप्लेट पूरा करता है और कार्बन अपना ऑक्टेट पूरा करेगा। ठीक है, तो इस तरह से इनका स्ट्रक्चर बन जाता है। ऐसे ही हमारा C2H6 के साथ भी होता है, कार्बन के आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन्स, दूसरे कार्बन के भी आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन्स, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, एक यहाँ पर लगेगा, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। अगर हम नोटिस करें तो इसका डुप्लेट पूरा, इसका डुप्लेट पूरा है, इसका डुप्लेट पूरा है, इसका डुप्लेट पूरा है, इसका पूरा है, इसका पूरा है। और अगर हम नोटिस करें इसको तो देखिए यहाँ पर भी इसके सारे इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं। ठीक है, तो कार्बन का ऑक्टेट भी पूरा हो गया। तो इस तरह से कुछ इसका स्ट्रक्चर बनेगा। तो ये सारे जो होते हैं लेविस डॉट स्ट्रक्चर होते हैं कार्बन कंपाउंड्स के, तो इनमें से क्वेश्चन ज़रूर आ सकता है। ठीक, काफ़ी सारे एग्जाम्पल होते हैं, बहुत सारे चैप्टर के बीच में हमको एग्जाम्पल मिलेंगे भी, तो हम उस टाइम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, अच्छा, इसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात होती है वो कार्बन के वर्सटाइल होने की बात, वर्सटाइल नेचर होने की, वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन होने की। ठीक, कार्बन का जो नेचर होता है वो काफ़ी वर्सटाइल होता है, मतलब ये बहुत अच्छी प्रॉपर्टीज़ शो करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जिस सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ की जो है वो कैटिनेशन प्रॉपर्टी। कार्बन कैटिनेशन प्रॉपर्टी करता है, मतलब सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी शो करता है। सेल्फ लिंकिंग का मतलब जैसे कार्बन खुद से जुड़ के ऐसे लंबी सी चेन बना सकता है, या ऐसे करके नीचे ब्रांचेस भी बना सकता है, मतलब एक कार्बन से दूसरे कार्बन कई सारे जुड़ सकते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग कैटिनेशन प्रॉपर्टी। ठीक है ना, इसके बाद फिर दूसरी बात की जाए तो कार्बन की जो वैलेंसी होती है वो टेट्रा होती है, मतलब 4 होती है। 4 वैलेंसी होने का मतलब कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है, तो ये एक पॉसिबिलिटी बढ़ा देता है इसके वर्सटाइल होने की, ये काफ़ी सारी चीज़ों से जुड़ सकता है। तीसरी और इम्पॉर्टेंट बात होती है वो होती है इसका आइसोमेरिज्म होना। आइसोमेरिज्म बेटा हम लोग बोलते हैं सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर को, जो कि हम आगे चैप्टर में डिस्कस करेंगे। फिलहाल बस इतना जानिए कि मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम बट स्ट्रक्चर डिफरेंस। इस फिनोमेना को हम आगे पढ़ेंगे क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फिनोमेना है। ठीक है, इसके ऊपर अलग से एक टॉपिक पूरी है, तो उसके बारे में वहाँ पर पढ़ेंगे। तो कार्बन के वर्सटाइल नेचर में क्या क्या होता है,
इसकी टेट्रावैलेंसी, इसका कैटिनेशन प्रॉपर्टी, इसकी आइसोमेरिज्म, ये सब रिजल्ट करते हैं इसके वर्साटाइल नेचर पे। ठीक है, इसके बाद आता है क्लासिफिकेशन, कार्बन के कंपाउंड्स का क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन अगर किया जाता है तो कई सारे बेसिस पे किया जाता है, तो इन जनरल हम पहले सेचुरेशन के बेसिस पे करते हैं। ठीक है, तो सेचुरेशन के बेसिस का मतलब बॉन्ड्स के प्रेजेंट होना। तो सेचुरेशन के बेसिस पे कार्बन के कंपाउंड दो इंपॉर्टेंट कैटेगरी में क्लासिफाइड है। पहला है सेचुरेटेड कंपाउंड्स, दूसरा है अनसेचुरेटेड कंपाउंड्स। ओके, सेचुरेटेड कंपाउंड्स उन कंपाउंड्स को बोलते हैं जिनमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड में प्रेजेंट हो। अनसेचुरेटेड उन कंपाउंड्स को बोलते हैं जिनमें कार्बन जो है डबल बॉन्ड में या कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो, तो इसको हम लोग बोलते हैं अनसेचुरेटेड कंपाउंड्स। ओके, जो सिंगल बॉन्ड वाले होंगे वो सेचुरेटेड, जो डबल या ट्रिपल बॉन्ड वाले होते हैं वो अनसेचुरेटेड होते हैं। ठीक है, अच्छा, इसके ऊपर एक और क्लासिफिकेशन की गई है, वो है आपकी रिंग्स, ब्रांचेस एंड चेन्स। इसके बारे में रिंग्स, ब्रांचेज एंड चेन, एक ये क्लासिफिकेशन है जो इनके स्ट्रक्चर के बेसिस पे की गई है। ठीक है, रिंग्स का मतलब हुआ कि कार्बन कार्बन आपस में जुड़ के एक पर्टिकुलर रिंग जैसा बना ले, जैसे ये ट्राइंगल शेप ले लेगा। ठीक है, जैसे हमारे पास ऐसे कार्बन कार्बन को हमने जोड़ दिया तो ये देखिए कुछ स्क्वायर शेप ले रहा है। ठीक, या फिर अगर हम बात करें तो 5 कार्बन अगर इस तरह से लगाएं तो ये हमको देखिएगा रिंग मिल रही है जिसमें पेंटागन शेप ले रहा है। तो ये सारे क्या होगा, ये रिंग्स वाले कंपाउंड, मतलब हम एक कार्बन से चलें काउंट करते हुए तो हम दूसरे कार्बन पे, उसी कार्बन पे क्या होंगे, वापस आ जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा है रिंग्स। अच्छा, अब इसमें भी सेचुरेशन अनसेचुरेशन को हम अप्लाई कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यही एक 3 कार्बन की चेन है। ठीक है, इसमें हमने यहाँ डबल बॉन्ड लगा लिया तो ये अब अनसेचुरेटेड, ये वाला जो ट्राइंगल है, ये वाला जो कंपाउंड है ये सेचुरेटेड होगा क्योंकि इसमें सारे सिंगल बॉन्ड में है। लेकिन ये वाला जो होगा ये कैसा हो गया, अनसेचुरेटेड हो गया। तो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड भी आ सकता है। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये स्क्वायर है यहाँ पे एक, तो ये भी क्या हो सकता है, अनसेचुरेटेड हो सकता है। ठीक है, ये हो गया हमारे रिंग्स। अब हम बात करें ब्रांचेस की, तो ब्रांचेस बस जैसे प्लांट्स में ब्रांचेस होती हैं, एक मेन स्टेम और उसमें से कई सारे निकले हुए होते हैं, उसी तरह से ब्रांचेस भी होता है। जैसे हमने ऐसे चला सीधे, ये हमारी जो चेन बन गई, इसमें कहीं ऐसे ब्रांच निकाल लीजिए, कहीं पर ऐसे ब्रांच निकाल लिए तो ये ब्रांचेस बन गई। ठीक है, यही अगर हम स्ट्रेट फॉरवर्ड चलते चले जाएं तो ये हमारी चेन्स होगी, सिर्फ ऐसे सी 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 ऐसे जोड़ते चले जाएं, कार्बन कार्बन, या ऐसे जोड़ लें या ऐसे कर लें, ये सारे क्या हो गए, चेन्स हो गई। ठीक है, अब इसी चेन के बीच में कहीं कुछ निकल जाएगा, जैसे कि इधर निकाल, जैसे हमने क्या किया, इसके इधर निकाल दिया तो ये हमारा ब्रांचेस हो गई। ठीक, अब इसमें भी अनसेचुरेशन सेचुरेशन कर सकते हैं हम चाहें तो। जैसे ये मान लीजिए एक छोटा सा कंपाउंड है हमारे पास, इसमें यहाँ ब्रांच है, हमने यहाँ डबल बॉन्ड लगा दिया तो ये अनसेचुरेटेड हो गया, ये वाला सेचुरेटेड है, ये वाला अनसेचुरेटेड है। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक कंपाउंड ऐसे चल रहा था सीधा सीधा, इसमें यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ है तो ये क्या हो गया, अनसेचुरेटेड हो गया। ठीक है, तो सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड का डिफरेंस समझ में आया, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड का मतलब कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड, और अनसेचुरेटेड का मतलब कार्बन कार्बन के बीच डबल या ट्रिपल बॉन्ड। ओके, तो ये इसकी इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन होती है। ठीक, अब अगर हम बात करें इसके बाद कुछ और प्रॉपर्टीज़ की, तो जैसे इसके बाद आता है फंक्शनल ग्रुप का मेंशन। फंक्शनल ग्रुप का देखिए, जब ऑर्गेनिक कंपाउंड जब हमको कार्बन कंपाउंड्स की डिस्कवरी हुई, ठीक है, कार्बन कंपाउंड्स की डिस्कवरी हुई, बहुत ढेर सारे कार्बन कंपाउंड्स मिलने लगे, तो उसमें नोटिस किया गया कि काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में मिल रहे हैं हमको। ठीक, काफ़ी लाखों करोड़ अमाउंट्स में, तो उसमें कन्फ्यूज़न होने लगी कि हम हर कंपाउंड को इंडिविजुअली तो पढ़ नहीं सकते कि लाखों कंपाउंड्स हैं, किसको किसको इंडिविजुअली पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम का सलूशन निकालने के लिए लगातार काफ़ी सारे कंपाउंड्स पे चेक किया गया, तो उनमें कुछ चीज़ें कॉमन मिली, जैसे कि कुछ ग्रुप्स ऑफ एटम या एटम्स कॉमन मिले, ग्रुप ऑफ एटम्स और एटम हमको कॉमन मिले। ठीक है, वो जो कॉमन ग्रुप या एटम था वो क्या कर रहा था, वो डिटरमाइन कर रहा था केमिकल प्रॉपर्टी किसी कंपाउंड की। वो क्या डिटरमाइन कर रहा था, केमिकल प्रॉपर्टी किसी कंपाउंड की। तो किसी केमिकल प्रॉपर्टी किसी कंपाउंड की डिटरमाइन कर रहा था, तो उसी चेक किया गया, तो उसी को नाम दे दिया गया फंक्शनल ग्रुप। ठीक है ना, मतलब ये एक ऐसा ग्रुप होता है या ऐसे ग्रुप ऑफ एटम्स होते हैं जो किसी कंपाउंड की या किसी कार्बन के कंपाउंड की क्या करते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ डिटरमाइन करते हैं या बताते हैं। ठीक है,
इनमें कुछ एग्जाम्पल जो एनसीईआरटी में मेंशन किए गए हैं, कुछ एनसीईआरटी में जो मेंशन किए गए हैं वो हैं, जैसे सबसे पहला जो आता है वो होता है कार्बोक्सिलिक एसिड। सबसे पहला जो आता है वो क्या होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड की आइडेंटिफिकेशन ये है कि उसमें COOH हो या C डबल बॉन्ड OH हो, ठीक है। इसी के बाद फिर दूसरा आता है हमारा एल्डिहाइड, एक और फंक्शनल ग्रुप। इसकी आइडेंटिफिकेशन है या इसमें CHO हो सकता है या C डबल बॉन्ड OH हो सकता है, ठीक। इसके बाद हमारे पास तीसरा आता है जो होता है कीटोन, जो होता है हमारा कीटोन। कीटोन क्या करता है? कीटोन जो होता है उसमें CO होता है या C डबल बॉन्ड O, कुछ इस तरह से हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और लास्ट वन आता है एल्कोहल। लास्ट वन आता है हमारे पास एल्कोहल, इसकी आइडेंटिफिकेशन होती है OH, ठीक है। अच्छा, अब इसमें जो है जैसे कोई भी कंपाउंड्स होते हैं तो उनमें हाइड्रोजन भी ज़रूर होता है, ठीक है ना। कोई भी कार्बन के कंपाउंड्स हैं, कार्बन कंपाउंड्स हैं तो उनमें हाइड्रोजन भी ज़रूर प्रेजेंट होता है, ठीक है। उस हाइड्रोजन को रिप्लेस करके कोई X ग्रुप लग जाए या कोई हैलो ग्रुप लग जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं सब्स्टिट्यूएंट, ठीक। तो हैलो ग्रुप क्या होता है? सब्स्टिट्यूएंट होता है जो कि हाइड्रोजन की जगह लगता है, ठीक है। अब ये टोटल 4 तरह के होते हैं, Cl, Br, I और F। अगर F लगा हो तो हम उसको बोलते हैं फ्लोरो, अगर I लगा हो तो उसको हम लोग बोलते हैं आयोडो, अगर Br लगा हो तो हम उसको बोलते हैं ब्रोमो, और अगर Cl लगा हुआ हो तो हम इसको बोलते हैं क्लोरो, ठीक है। तो हम चारों सब्स्टिट्यूएंट को हाइड्रोजन की जगह रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक। तो जब हम इसका कोई एग्जांपल लेंगे, नाम वगैरह देखेंगे तो हमको ईजिली समझ में आएगा। क्लियर है बात? तो ये होता है फंक्शनल ग्रुप। बेसिकली फंक्शनल ग्रुप किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टीज़ को डिफाइन करता है या उसको डिटरमाइन करता है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो आता है वो है हमारे पास जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो है होमोलॉगस सीरीज़। होमोलॉगस सीरीज़ से पहले देखिए, आई एम सॉरी फॉर दैट, इसमें कुछ चीज़ें छूट रही थी जो कि बता देते हैं साथ साथ। कुछ और भी चीज़ें हो सकती हैं, जैसे हम इसमें 5वां ले लेते हैं एल्काइंस, क्योंकि ये अनसैचुरेशन फॉर्म में आएगा। एज ए फंक्शनल ग्रुप ऐसा इसको ट्रीट नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी हम इसके बारे में पढ़ते हैं। जैसे एल्काइन, अगर कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, ठीक है। या इसके बाद छठा आता है एल्कीन। एल्कीन बोलते हैं जब कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आ जाए। और 7 लास्ट आता है एल्केन। एल्केन का मतलब जो कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड हो। तो ये दोनों जो है अनसेचुरेटेड वाले के पार्ट होते हैं, ठीक। और ये वाला सेचुरेटेड वाला पार्ट होता है, ठीक है ना। ये सारे कॉमन होते हैं, हर फंक्शनल ग्रुप में साथ में ये मिलेंगे ज़रूर, तो इसलिए इसको हम लोग इंडिविजुअल स्टडी करेंगे, ठीक है। मतलब एल्काइन ऐसी चीज़ को बोलते हैं जिसमें कार्बन चेन में ट्रिपल बॉन्ड मिल जाए, एल्कीन ऐसे मिले जिसमें कार्बन चेन में डबल बॉन्ड मिल जाए, ठीक। और सब सिंगल है तो एल्केन बोलेंगे, ओके। अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट आता है, वो होता है होमोलॉगस सीरीज़, ठीक है। होमोलॉगस सीरीज़ किसको बोलते हैं? होमोलॉगस सीरीज़ देखिए, हमने जैसे बताया कि बहुत सारे कंपाउंड्स मिले तो हमने क्या किया, सबके टेस्ट किया तो सब में कॉमन मिला फंक्शनल ग्रुप। तो अब हमने देखा कि एक फंक्शनल ग्रुप अगर पर्टिकुलर पिक कर लें हम, तो उसमें हमको बहुत ढेर सारे कंपाउंड्स मिल रहे हैं। जैसे मान लिया हमें कोई, जैसे सपोज करिए फॉर एग्जांपल 20 कंपाउंड्स हमको मिले, तो 20 में हमने चेक किया तो हमको देखा कि 3 फंक्शनल ग्रुप मिल रहा है। अब सपोज करिए एक में मान लीजिए पाँच कंपाउंड मिले, एक फंक्शनल ग्रुप के 5 कंपाउंड मिले, तो उन पाँचों में एक पैटर्न देखा गया कि उनके बीच में, मेंबर्स के बीच में, उस फंक्शनल ग्रुप के मेंबर्स के बीच में एक कॉमन डिफरेंस है। कॉमन डिफरेंस किस चीज़ का है? CH2 का कॉमन डिफरेंस है, या हम कह सकते हैं 14 यूनिट मास का डिफरेंस हो रहा था। तो ये बोला गया कि ये होमोलॉगस सीरीज़ को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे इसको एग्जांपल से बेहतर समझाया जा सकता है। जैसे मान लीजिए हमारे पास एल्केन है, ठीक है। एल्केन का सबसे पहला मेंबर जो मिला हमको वो CH4 होता है। इसके नेक्स्ट वाला जो मेंबर था वो CH3 था। इसके भी नेक्स्ट वाला मेंबर जो था वो था CH3 CH2 CH3 था। अगर आप तीनों में चेक करें तो कुछ कॉमन है, वो है CH2। सब में CH2 प्लस होता जा रहा है और नीचे मेंबर्स बढ़ते जा रहे हैं, ठीक।
तो ये होती है होमोलॉगस सीरीज़। और एल्केन की होमोलॉगस सीरीज़ CnH2n+2 फार्मूला एक जनरल फार्मूला फॉलो करती है, जिससे इसकी होमोलॉगस सीरीज़ बनाई जाती है। सिमिलरली हम बात करें एल्कीन की, तो एल्कीन का जो सबसे पहला मेंबर होता है वो होता है CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, इसमें अगर हम इसका अगला मेंबर देखते हैं तो हमको मिलता है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। फिर इसका अगला मेंबर देखते हैं तो हमको मिलता है CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। तो सब में कॉमन डिफरेंस किसका है? CH2 का है, या कह लें तो 14 यूनिट मास का है। ये भी एक जनरल फार्मूला फॉलो कर रहा है CnH2n। ये इसका जनरल फार्मूला होता है जो कि इसका होमोलॉगस सीरीज़ बनाता है। ऐसा ही एल्काइन की भी होमोलॉगस सीरीज़ जो है इस फार्मूले से बनती है, जो कि होती है CnH2n-2। इन तीनों फार्मूले में जो n है वो नंबर ऑफ एटम्स कह लीजिए, या सिर्फ 1 2 3 4, यहाँ पे जो n होगा वो क्या होगा 1 2 3 4 इस तरह से होगा। ठीक है, क्लियर बात। तो हम वैल्यूज़ रख के होमोलॉगस सीरीज़ ईजिली हम बना सकते हैं किसी भी कंपाउंड के, एल्कीन एल्कीन एल्काइन की। ठीक, ऐसे ही फंक्शनल ग्रुप्स भी होते हैं, जैसे मान लीजिए CH3OH, CH3CH2OH, CH3CH2 CH2OH, ये तीनों जो हैं अल्कोहल के मेंबर्स हैं। इन तीनों में भी देखिए कॉमन डिफरेंस CH2 का है, तो ये भी क्या हो गए होमोलॉगस सीरीज़ बना रहे हैं। क्लियर है बात। तो ये था हमारा होमोलॉगस सीरीज़, मतलब एक पर्टिकुलर पैटर्न जिसमें CH2 का डिफरेंस हो किसी भी फंक्शनल ग्रुप का, उसको हम लोग बोलते हैं होमोलॉगस सीरीज़। ठीक है, इसके बाद जो है वो इम्पॉर्टेंट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि है हमारी नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर को हिंदी में बोलते हैं कि नाम रखना, किसी चीज़ का नाम लिखना या नेमिंग करना। ठीक है, तो हम लोग एक एक करके धीरे धीरे पढ़ते हैं। जैसे सबसे पहले हम पढ़ते हैं एल्केन का नॉमेनक्लेचर। ठीक है, एल्केन के नॉमेनक्लेचर में सफिक्स हमको लिखना पड़ता है। एल्केन के नॉमेनक्लेचर में हमको सफिक्स इस्तेमाल करना पड़ता है एन का। जैसे फॉर एग्जांपल हमारा सबसे पहला मेंबर CH4, ठीक है, या इसका दूसरा मेंबर CH3, तो इसका नाम लिखने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको कुछ बेसिक्स जानने पड़ेंगे, तभी हम इसका नाम लिख सकते हैं। तो सबसे पहले उस बेसिक्स पे ही चलते हैं। तो एक तरफ आप लिख लीजिए नंबर ऑफ कार्बन और दूसरी तरफ नेम। ठीक है, जैसे अगर किसी कंपाउंड में एक कार्बन हो तो हम इसको बोलेंगे मेथ, अगर 2 कार्बन हो तो हम इसको बोलेंगे एथ, अगर 3 कार्बन हो तो हम इसको बोलते हैं प्रॉप, अगर 4 कार्बन हो तो हम इसको बोलते हैं ब्यूट, अगर 5 कार्बन हो तो हम बोलेंगे पेंट, अगर 6 कार्बन हो तो हम बोलेंगे हेक्स, अगर 7 कार्बन हो तो हम बोलेंगे हेप्ट, अगर 8 कार्बन है तो हम उसको बोलेंगे ऑक्ट, अगर 9 कार्बन है तो हम उसको बोलेंगे नॉन, और अगर 10 कार्बन है तो उसको बोलेंगे हम डेक। इतने में आपका काम चल जाएगा बहुत। बाकी ये सीनियर क्लासेस में 11th वगैरह में इससे भी ऊपर जाता है, लेकिन फ़िलहाल इतने ही से हम काम चला सकते हैं। ठीक है, सिलेबस में इतना काफ़ी है। तो अब जैसे इसमें चेक करिए, देखिए कितने कार्बन, एक, तो सीधे क्या लिखेंगे मेथ। ओके, अब इसका सफिक्स क्या होगा, एन होगा। ठीक है ना, ऐसे ही इसमें देखिए, तो CH3 है तो इसको 2 कार्बन मतलब एथ, सफिक्स लगाइए एन। ठीक है, इसमें 3 कार्बन है तो इसका प्रॉप और सफिक्स लगेगा एन। ऐसे ही अगर हम आगे बढ़ें तो हमारा दूसरा मिलता है हमको क्या, एल्कीन। इस केस में जो सफिक्स लगता है वो क्या होता है, ईन होता है। ठीक है, जैसे सबसे पहला मेंबर इसका होता है CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो इसमें कितने कार्बन हुए, एथ, 2 कार्बन इसलिए एथ, और लगा दिए ईन। इसके बाद फिर हम और आगे बढ़ें तो इसमें क्या होगा, CH3 CH2, तो इसमें इसका क्या नाम होगा, प्रॉप ईन। ठीक है, अगर ये हमारे पास 4 कार्बन वाले आ गए तो 4 कार्बन को क्या बोलते हैं, ब्यूट बोलते हैं। ठीक है, तो 4 कार्बन हो गए तो इसका नाम क्या पड़ जाएगा, ब्यूटीन। इसी तरह से सीरीज़ कंटिन्यू होती जाती है। ऐसे इसमें भी एल्केन में भी सीरीज़ कंटिन्यू होती जाएगी और एल्कीन में भी। तो हमारे पास फिर एल्काइन की बात करते हैं। तो एल्काइन में जो है सफिक्स इस्तेमाल होता है वो इस्तेमाल होता है आइन। ठीक है, जैसे इसका पहला मेंबर होता है CH ट्रिपल बॉन्ड CH, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, इथाइन। ठीक है, इसके बाद दूसरा मेंबर होता है CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, इसको बोलते हैं हम लोग प्रोपाइन। ठीक, ऐसे इसके बाद अगला मेंबर होता है CH3CH2C ट्रिपल बॉन्ड CH। अब इसमें 4 हो गया तो इसमें क्या लिखेंगे हम लोग, ब्यूटाइन। वेरी गुड। ठीक है, 2 का मतलब एथ, 3 का मतलब प्रॉप, 4 का मतलब ब्यूट। क्लियर है, ओके।
अब आते हैं हमारा चौथा वाला पार्ट, जो कि है हेलो ग्रुप का पार्ट। ठीक है, हेलो ग्रुप। हेलो ग्रुप में कौन कौन हो सकता है? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और फ्लोरीन। और हमने बताया था ये कैसा होता है, ये सब्स्टिट्यूएंट होता है। क्या होता है ये? सब्स्टिट्यूएंट, मतलब ये हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा। किसको रिप्लेस करेगा? हाइड्रोजन को। जैसे मान लिया हमारे पास CH4 था, हाइड्रोजन हटाइए, CH3 यहाँ लगा दिए Cl, तो इसको नाम देंगे हम लोग क्या? क्लोरोमीथेन। ठीक है, सब्स्टिट्यूएंट का नाम पहले लिखा जाता है। ठीक है ना, ये बात याद रखिएगा, सब्स्टिट्यूएंट का नाम पहले लिखा जाता है। ठीक है, इसके बाद अगला मेंबर मान लेते हैं हम CH3 CH2 Br। तो इस बार Br लगा हुआ है तो इसमें हम क्या कर देंगे? ब्रोमो इथेन कर लेंगे। अगर ये Cl लगा रहता तो क्लोरो इथेन कर लेते। अगर ये आई लगा रहता आयोडो, तो हम लिखते हैं आयोडो इथेन। ठीक, जैसे मान लिया हमारे पास आया CH3 CH2 CH2F, तो इसको हम क्या नाम देंगे? फ्लोरो। 3 कार्बन को प्रोप बोलते हैं तो सीधे फ्लोरो प्रोपेन। ठीक है, इस तरह से ये होता है। फिर हम 5वें पे आ जाते हैं, जो कि होता है हमारा एल्कोहल। ठीक है, ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है। एल्कोहल की पहचान होती है OH, और इसकी सफिक्स क्या होती है? ऑल, OL। ठीक है, इसकी सफिक्स होती है ऑल। तो जैसे इसकी सफिक्स ऑल होती है, जैसे इसका पहला मेंबर होता है CH3OH, तो OH दिख रहा है, कितने कार्बन? एक कार्बन पे लिखेंगे मेथ N और आगे लगा देंगे ऑल। ठीक है, जैसे क्योंकि एक कार्बन है तो पहले मीथेन लिखते हैं फिर ऑल लिखते हैं। जैसे कि पहले क्या लिखते हैं? मीथेन फिर ऑल, क्योंकि ये दोनों वावल एक साथ आ जाता है तो ई को हटा दिया जाता है, इसलिए सीधे इसको मेथेनॉल। ऐसे इसका अगला मेंबर होगा CH3 CH2OH, इसमें 2 कार्बन है तो इसमें क्या नाम हो जाएगा? बिल्कुल सही, इथेनॉल। ऐसे ही हमारे पास आ जाएगा CH3 CH2 CH2OH, इसमें कितने हैं? तो प्रोपेनॉल। ठीक है, इस तरह से हम कर सकते हैं इसमें। इसके बाद फिर हमारा आता है अगला कीटोन। कीटोन की क्या पहचान है? इसमें CO होता है या C डबल बॉन्ड O होता है। इसका जो सफिक्स होता है वो होता है ओन। स्पेलिंग लिखी जाती है 1, पढ़ी जाती है ओन। ओके, तो इसका जो सबसे पहला मेंबर होता है, ठीक है, इसका सबसे पहला मेंबर होता है वो होता है CH3COCH3। ठीक, इसको हम लोग बोलते हैं प्रोपेनोन। प्रोपेनोन जो है बेटा वो फेमस है एसीटोन के नाम से। एसीटोन के नाम से ये काफ़ी फेमस है, क्योंकि इसी से एसीटोन फेमस है। प्रोपेनोन का कॉमन नेम होता है एसीटोन। इस एसीटोन का इस्तेमाल वगैरह नेल पॉलिश रिमूवर वगैरह या थीनर वगैरह बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, या परमानेंट स्लाइड्स वगैरह प्रिपरेशन करते हैं बायोलॉजी के स्टूडेंट्स या बायोलॉजिस्ट, तो उन लोग इस्तेमाल करते हैं एसीटोन का। ओके, इसके बाद अगला मेंबर क्या आता है इसका? CH3 CH2 CO CH3। अब देखिए दोनों में कितने का डिफरेंस हुआ? CH2 का, तो ये होमोलॉगस सीरीज का सेकंड मेंबर हो गया। तो इसमें कितने कितने कार्बन हुए? 1 2 3 4 कार्बन को बोलते हैं ब्यूट। आगे लगाएंगे N, फिर उसमें जोड़ देंगे ओन। ठीक है, इसी तरह इसका अगला मेंबर होगा CH3 CH2 CH2 CO CH3। अब इसमें 5 हो गए तो इसका नाम हो जाएगा पेंटेनोन। ठीक है, इसके बाद हमारे पास 7वां फंक्शनल ग्रुप आता है, वो कौन सा है? वो है हमारा एल्डिहाइड। ठीक है, एल्डिहाइड की पहचान आइडेंटिफिकेशन क्या है? CHO या C डबल बॉन्ड OH। ठीक, और इसमें हम लगाते हैं सफिक्स अल। इसमें सफिक्स क्या लगता है? अल लगता है। ठीक है बेटा, जैसे इसका सबसे पहला मेंबर जो होता है वो होता है CH3, सॉरी, इसका जो सबसे पहला मेंबर होता है वो होता है CHO, इधर H लगा हुआ मतलब HCHO। इसमें सिर्फ एक कार्बन, तो हम लोग उसको बोलते हैं मीथेनल। तो क्या बोलते हैं? मीथेनल। ठीक है, इसका कॉमन नेम होता है फॉर्मल्डिहाइड। ये फॉर्मल्डिहाइड के नाम से काफ़ी फेमस है, और आपको पता होगा ये एक प्रिजर्वेटिव है। इसमें ऑर्गेनिक सब्सटेंस को प्रिजर्व करके रखा जाता है फॉर्मल्डिहाइड में। ठीक, इसके बाद इसका अगला मेंबर CH2 प्लस कर दिए तो बनेगा क्या? CH3 CHO। तो इसमें 2 हो गए तो इसका नाम अब क्या हो जाएगा? इथेनल। ठीक है, ऐसे ही और इसमें CH2 ऐड करिए तो CH3 CH2 CHO, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपेनल। ओके, फिर हमारा आता है 8वां। ठीक है, 8वां जो है वो है कार्बोक्सिलिक एसिड। 8वां जो है हमारा क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड है। कार्बोक्सिलिक एसिड की पहचान क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड का आइडेंटिफिकेशन है COOH या C डबल बॉन्ड OOH। ठीक है, इसमें जो सफिक्स इस्तेमाल होता है वो होता है
ओइक एसिड। ठीक है, जैसे इसका सबसे पहला मेंबर जो होता है वो होता है HCOOH। ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे क्या, मीथेनोइक एसिड, क्योंकि एक कार्बन इसलिए मीथेनोइक, और आगे लगा देंगे ओइक एसिड, तो इसका नाम क्या होगा, मीथेनोइक एसिड। इसका कॉमन नेम बहुत फेमस है, फॉर्मिक एसिड बोलते हैं इसका कॉमन नेम। ठीक है, फॉर्मिक एसिड। और फॉर्मिक एसिड सबने सुन रखा होगा कि चींटी वगैरह काटती है या कोई आंट काट लिया या कुछ भी इस तरह का, तो फॉर्मिक एसिड इंजेक्ट करता है, जिसकी वजह से काफ़ी इचिंग होती है, तो वही चीज़ है ये फॉर्मिक एसिड। इसका जो अगला मेंबर होता है वो होता है CH3COOH। एज यूजुअल 2 कार्बन, तो सीधे आप क्या लिखेंगे, एथ, और आगे लगा देंगे ओइक एसिड। ये फेमस है एसिटिक एसिड के नाम से, जिससे विनेगर बनता है। ओके, इसका फिर अगला मेंबर आता है CH3CH2COOH। इसको बोलते हैं हम लोग, देखिए 3 कार्बन, 1 2 3, तो सीधे प्रोपेन, आगे लगाइए ओइक एसिड। ठीक है, इस तरह से ये सीरीज़ आगे कंटिन्यू होती जाएगी, जितना चाहिए उतना आप कार्बन लगा के सबके नाम लिख लीजिए। तो ये थे हमारे इम्पॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप्स। अगर कोई डाउट हो, किसी प्रॉब्लम हो, तो बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। ठीक है, इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस हो, और स्क्रीन पॉज करके आप बिल्कुल स्क्रीनशॉट लेके या जो भी आप नोट मेकिंग करना चाहें बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, वैसे ये रिवीजन क्लास है, तो पॉसिबिलिटी है कि आपको नोट्स लेने की ज़रूरत ना पड़े। स्टिल डू व्हाट यू वांट टू लाइक। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारी, और ये है हमारे आइसोमर्स। आइसोमर्स ये थोड़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आइसोमर्स हमने बताया सेम फार्मूला डिफरेंट स्ट्रक्चर। जैसे हमारे पास पहला फार्मूला CH4, इसका तो सर एक ही स्ट्रक्चर पॉसिबल है ये, इसके अलावा इसमें कोई स्ट्रक्चर नहीं बना सकते, तो इसका कोई आइसोमर नहीं होगा। इसके बाद नेक्स्ट हमारा मेंबर आता है इथेन का, तो इथेन में भी भाई सिर्फ यही एक स्ट्रक्चर पॉसिबल है। इसके बाद फिर हमारे पास आता है प्रोपेन, तो प्रोपेन की बात की जाए तो हमारे पास आता है CH3 CH2 CH3। इनका भी अगर हम स्ट्रक्चर बनाते हैं तो हमारे पास यही एक स्ट्रक्चर पॉसिबल होता है। ठीक, लेकिन इसके बाद जो मेंबर आता है वो आता है ब्यूटेन, CH3 CH2 CH2 CH3। एक ब्यूटेन का स्ट्रक्चर ये हो सकता है। ब्यूटेन का वैसे फार्मूला लिखा जाए तो इसको लिखा जाता है C4H10, तो एक ये भी बन सकता है, या कोई ऐसे भी चाहे तो बना सकता है CH3 अगर आप काउंट करें तो नंबर ऑफ कार्बन भी सेम है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन भी सेम है, दोनों में 4 कार्बन और 10 हाइड्रोजन दोनों में सेम है। एक ये स्ट्रक्चर हो गया, एक ये स्ट्रक्चर हो गया। इस फार्मूले से ये भी स्ट्रक्चर निकल रहा है, ये भी स्ट्रक्चर निकल रहा है। इसको हम लोग बोलते हैं बेटा 2 मिथाइल, इसको हम लोग बोलते हैं 2 मिथाइल प्रोपेन। ये आपके सिलेबस में नहीं है, फिर भी हमने बता दिया, 2 मिथाइल प्रोपेन बोलते हैं इसको, इसको ब्यूटेन बोलते हैं। तो 2 अलग अलग नाम मिल गए, इसी चीज़ को बोला जाता है बेटा क्या, आइसोमर्स। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोमर। फार्मूला एक ही मिलेगा, स्ट्रक्चर आपको कई सारे मिलेंगे। ठीक है, तो अगर कोई कहे कि C4H10 का कितने पॉसिबल स्ट्रक्चर्स, तो 2। इसके बाद इसका अगला वाला होता है C5H12। अब हम इसके भी स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करते हैं, तो हमको एक तो ये नॉर्मल एक अगर हम स्ट्रक्चर बनाए तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर हमको मिलेगा। ठीक है, हाइड्रोजन लगा लेते हैं सब जगह, एक ये स्ट्रक्चर। फिर इसका एक और पॉसिबल स्ट्रक्चर है, वो है कि अगर हम कार्बन को एक हम कार्बन ऐसे नीचे लगा दें तो एक ये भी स्ट्रक्चर पॉसिबल है। ठीक है, इसके अलावा भी एक और स्ट्रक्चर पॉसिबल है, जैसे मान लीजिए ऐसे करके हमने ऐसे कर दिया, एक ऊपर लगा दिया एक नीचे, इसकी 3 वैलेंसी, 3 इसकी वैलेंसी, 3 इसकी वैलेंसी, 3 इसकी वैलेंसी, सब जगह हाइड्रोजन लगाइए और काउंट करिए, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। तो अगर आप हाइड्रोजन काउंट करेंगे तो हर तीनों में, मतलब अगर हम इसको शॉर्ट में बनाएं तो एक इसका स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा CH3 CH2 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 CH3, एक हमारा बनेगा ऐसे CH3 CH2 CH3, यहाँ पे CH3 लग गया, और एक हमारा बनेगा CH3 CH3
ऊपर CH3 नीचे CH3। अब आप तीनों में काउंट करिए तो तीनों में नंबर ऑफ़ कार्बन और नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन सेम मिलेंगे, तो ये क्या हो गए हमारे आइसोमर्स हो गए। तो इसमें कितने आइसोमर बने, 3 आइसोमर। इसी तरह से अलग अलग फार्मूले पे अलग अलग आइसोमर्स बन सकता है। आप चाहें तो प्रैक्टिस के लिए C6H14 और C7H16 का बना सकते हैं, ठीक है। इसके 5 पॉसिबल आइसोमर्स हैं, इसके 9 पॉसिबल आइसोमर्स हैं। आप प्रैक्टिस करें, घर पे चेक करें, बिल्कुल आप बना सकते हैं। इसको बना के टैली कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये था हमारा आइसोमर, मतलब फार्मूला हमको सेम मिलेगा लेकिन स्ट्रक्चर क्या मिलेगा, डिफरेंट मिलेगा, ठीक है। तो ये होता है हमारा आइसोमर, ओके। अब इसके बाद जो बहुत इम्पॉर्टेंट और लास्ट टॉपिक है वो है केमिकल प्रॉपर्टीज़। वो क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज़, सारे की केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट और पहली प्रॉपर्टी होती है वो होती है कंबशन, ओके। कंबशन, कंबशन का मतलब होता है बर्न करना ऑक्सीजन में, बर्न इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, बर्न इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। तो कोई भी कंपाउंड जैसे CH4 है, इसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करेंगे तो ऑलवेज इट विल बिकम CO2 और H2O। या अगर मान लीजिए हमारे पास CH3 यानी इथेन को बर्न करें तो भी हमको क्या मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलता है, ठीक है, ठीक है ना। ये हो गया। लेकिन अगर इनकम्प्लीट कंबशन हो रहा है तब क्या होगा। इनकम्प्लीट कंबशन का मतलब होता है कि ऑक्सीजन की सप्लाई इनफ ना हो, नॉट इनफ सप्लाई हो, ठीक है। ऑक्सीजन की सप्लाई क्या हो, इनफ ना हो, तब क्या होगा। इस केस में अगर CH4 बर्न करेगा तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड बनाएगा, बस, उसके अलावा कोई डिफरेंस नहीं आएगा। अगर पूरी तरह से बर्न आउट होगा तो पूरी तरह से बर्न आउट होगा तो क्या बनाएगा, पूरी तरह से बर्न आउट होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, और इनकम्प्लीट बर्न होगा तो सिर्फ मोनोऑक्साइड बनाएगा, ठीक है। तो ये हो गई इसकी पहली प्रॉपर्टी। इसकी जो दूसरी प्रॉपर्टी है वो है ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है, ऑक्सीडाइज होने की प्रॉपर्टी, ठीक। जैसे एग्जांपल लेते हैं हम अल्कोहल का, CH3CH2OH। अगर हम इसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में रिएक्शन कराएं, कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे KMnO4 वगैरह हम ले सकते हैं, तो इस केस में ये कन्वर्ट हो जाएगा एसिटिक एसिड में, ठीक है। KMnO4 ले लें या कोई भी और K2Cr2O7 ले सकते हैं, ठीक है, K2Cr2O7 ले सकते हैं या CrO3 ले सकते हैं। सारी चीज़ें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करती हैं। तो ये अल्कोहल है, ये देखिए OH है तो अल्कोहल, ये COH है तो किस में कन्वर्ट किया, कार्बोक्सिलिक में। तो अल्कोहल को ये किस में कन्वर्ट कर देगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में। कौन करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कार्बोक्सिलिक एसिड में, ठीक है। इसके बाद आता है तीसरा रिएक्शन। जो तीसरा रिएक्शन है वो होता है हमारा एडिशन रिएक्शन। देखिए एडिशन रिएक्शन जो होता है बेटा, एडिशन रिएक्शन, कंबशन, ऑक्सीडेशन तो सारे करते हैं, लेकिन एडिशन रिएक्शन स्पेसिफिकली अनसैचुरेटेड वाले ज़्यादा करते हैं, ठीक है, अनसैचुरेटेड वाले ज़्यादा करते हैं। जैसे इसका एग्जांपल लीजिए आप, जैसे हमारे पास एक ये है अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, हाइड्रोजन से अगर हम इसका रिएक्शन करा देंगे बेटा तो हमको क्या मिल जाएगा, हमको यहाँ हाइड्रोजन लगा हुआ मिल जाएगा, यहाँ हाइड्रोजन लगा हुआ, मतलब डबल बॉन्ड हट जाएगा और सिंगल सिंगल बॉन्ड से हाइड्रोजन जुड़ जाता है, ठीक है। तो अब ये जो खाली बॉन्ड दिख रहा है, एम्प्टी बॉन्ड, यहाँ पर आप कोई भी ग्रुप लगा सकते हैं, कोई भी चीज़ लगा सकते हैं, आपकी मर्ज़ी। डबल बॉन्ड जैसे इसका एग्जांपल लेते हैं, यहाँ लगा दिया CH3, इधर लगाया C, इधर लगाया H, डबल बॉन्ड, इधर लगाया CH3, इधर लगाया H। अब इसका हमने हाइड्रोजन से रिएक्शन कराया तो होगा क्या, CH3 C, हाइड्रोजन एक ऑलरेडी लगा हुआ है, एक और लग जाएगा, यहाँ सिंगल बॉन्ड, इधर भी CH3, इधर एक ऑलरेडी लगा हुआ था इधर है। तो ये मतलब अगर हम इसको क्लोज करके लिखें या कंपैक्ट करके लिखें तो हमको क्या मिलेगा, CH3 CH2 CH2 और CH3, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग रिएक्शन को कर सकते हैं, एडिशन रिएक्शन को। और ये ज़्यादातर किस में होता है, ये होता है अनसैचुरेटेड में, ठीक है ना, मेनली अनसैचुरेटेड में होता है, क्योंकि सैचुरेटेड में एडिशन होगा ही नहीं, क्योंकि ऑलरेडी वैलेंसीज फुलफिल रहती हैं, ठीक है, इसलिए ये रिएक्शन इसी में पॉसिबल है, ओके। अच्छा, ये किसके प्रेजेंस में किया जाता है, ये मेटल कैटलिस्ट के प्रेजेंस में किया जाता है, इसको याद रखिएगा। मेटल कैटलिस्ट तो स्पेशली निकल वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक। इसके बाद जो हमारा चौथा आता है वो होता है सब्सटीट्यूशन रिएक्शन, ठीक है।
मतलब चीज़ें क्या होंगी, सब्स्टिट्यूट होंगी, ठीक है ना, चीज़ें क्या होंगी, सब्स्टिट्यूट होंगी। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो जैसे मान लिया हमने क्या किया कि मीथेन का रिएक्शन, मीथेन गैस है, इसका रिएक्शन हमने कराया क्लोरीन गैस से सनलाइट के प्रेजेंस में, ठीक है, सनलाइट के प्रेजेंस में कराया तो हमको क्या मिलेगा, CH3Cl और HCl। अगर आप नोटिस करें तो यहाँ से एक क्लोरीन निकल के इसमें गया है और यहाँ से एक हाइड्रोजन आके इसमें गया है, तो ये कुछ डबल डिस्प्लेसमेंट जैसा ही नज़र आता है, ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट जैसा ही नज़र आता है, लेकिन हम इसको डबल डिस्प्लेसमेंट नहीं कहते हैं, हम इसको क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूशन कहते हैं, ठीक है। इसके आप और भी एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे मान लिया हमारे पास आया CH3OH, ओके, एल्कोहल है, मिथेनॉल है, ठीक है, मिथेनॉल का रिएक्शन हमने मान लीजिए किया क्लोरीन से, मान लीजिए इसका रिएक्शन हमने किया मान लीजिए हमने इसका रिएक्शन किया HCl से, ठीक है, तो HCl से किया तो ये हमको क्या मिल जाएगा, CH3Cl मिल जाएगा और वाटर बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से भी ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पॉसिबल हो सकते हैं। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बहुत सारे एग्जांपल होते हैं, जो मेन NCERT में मेंशन किया है उसको हमने बता दिया, ठीक है। ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपको ऑलरेडी पता होगा, जैसे डबल डिस्प्लेसमेंट काफ़ी फास्ट रिएक्शन होता है, वैसे ये भी काफ़ी फास्ट रिएक्शन होता है, ओके, ठीक है ना। तो ये था हमारा रिवीजन इस चैप्टर का। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको लगता है कि सही है या कुछ क्वेश्चंस हैं या कोई डाउट्स हैं तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।